हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम जानते हैं यूपीएससी सीएससी प्री 2023 के इतिहास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारा धान्य कटक, जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ। क्या? धान्य कटक। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो आंध्र, गांधार, कलिंग और मगध। तो इसका आंसर है आंध्र। आंध्र क्षेत्र में धान्य कटक था। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सही उत्तर आंध्र है। धान्य कटक धरणी कोटा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। यह भी माना जाता है कि अमरावती के महान स्तूप, जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक है, उसी क्षेत्र में स्थित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो देखिए, हमको ये पता होना चाहिए कि जो स्तूप है ना, उसका कॉन्सेप्ट ऋग्वेद से आता है। तो ये मूलतः बौद्ध संकल्पना नहीं है, तो हमारा फर्स्ट गलत हो गया। अब स्तूप क्यों बनाया जाता है? इसमें हर्मिका होती है, और हर्मिका में क्या रखे जाते हैं? बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। तो अवशेष का निक्षेपागार है। ठीक है। सेकंड सही हो गया। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। बिल्कुल होती है। एक स्तूप बना दिया जाता है, एक अर्धगोलाकार संरचना रहती है ये। तो फिर अब देखते हैं उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो केवल 2 कथन सही हैं। डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्तूप एक पूर्व बौद्ध तुमुली है, जिसमें श्रमणों को चैत्य नामक बैठे हुए स्थान पर दफनाया जाता था। शब्द स्तूप संस्कृत शब्द स्तूप से आया है, जिसका अर्थ है ढेर या ढेर। मूल रूप से स्तूप मिट्टी या पत्थरों के साधारण टीले थे, जो महत्वपूर्ण घटनाओं या दफन स्थलों के लिए स्मारक चिन्ह के रूप में कार्य करते थे। ठीक है। और इसमें अवशेष रखे गए हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुरिची किस रूप में जाने गए? किस रूप में सुविख्यात थे? किस रूप में जाने गए? तो पोरपोई, पुमपुहार, ये सब ना, ये सब एक बंदरगाह, पुहार बंदरगाह के नाम से जाने जाता है। इसमें हम कोर को नहीं जानते, मुरिची को नहीं जानते, लेकिन पुमपुहार एक बहुत ही फेमस नाम है जो आता है दक्षिण भारत पढ़ते टाइम, संगम काल पढ़ते टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पत्तन। कोरकोई, पुमपुहार और मुजीरेस दक्षिण भारत के सभी प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? वट किरुतल, ये वट किरुतल ना, ये संगम कविताओं में इसका उल्लेख आता है। क्या होता था, जब प्राचीन भारत में ना, दक्षिण भारत में जब राजा हार जाते थे ना, तो वो स्वयं को ना मार लेते थे, आत्महत्या कर देते थे। ठीक है, मार लेते थे। तो अब हम देखते हैं इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। पहला, राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों को नियुक्त करना। राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अब वट किरुतल क्या था? वट किरुतल संगम काव्य ये एक योद्धा नीति से ओतप्रोत है। पुरम कविताओं के नायक का लक्ष्य पुकल था। पुकल महिमा और प्रसिद्धि, एक वीर मृत्यु को बहुत महत्व दिया जाता था। पुराणों को मतलब इसमें वट किरुतल वह प्रथा थी जिसमें एक पराजित राजा स्वयं को मौत के घाट उतारकर आत्महत्या कर ली, जिसके साथ उसके जीवन काल में अभी करीबी थी, मतलब जीवन काल में उसके करीबी थी। ठीक है। उसके साथ मरता है जो जीवन काल में उसके करीबी होते हैं, मोस्टली पत्नी। युद्ध में बहादुरी से मारे गए वीरों के सम्मान के स्मारक बनाए जाते थे। यह पतित नायक की आत्मा को इन पत्थरों में निवास दिया जाता था, नटुकल प्रथा में। ठीक है। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गढ़वाल, काकतीय या यादव। क्या पूछा है क्वेश्चन? उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य 8वीं शताब्दी ईस्वी के स्थापित किए हुए हैं? तो देखिए, हमको ये सब ना मिडिवल से थोड़ा पहले आता है ये सब चीज़। ये सब ना मतलब मिडिवल के आसपास के ही हैं। तो ये सब अगर पढ़ने पे याद आएगा कि इन चारों में से कोई भी नहीं है इस टाइम के, क्योंकि काकतीय तो 13वीं 14वीं के आसपास इसी से लड़ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी से लड़ रहे हैं। ठीक है। गढ़वाल, होयसल भी इसके बाद वाले ही, तो 8वीं शताब्दी में कोई भी नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी ने नहीं। ठीक है।
अब देखते हैं सबका कार्यकाल क्या है। होयसल राजवंश का कार्यकाल क्या है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच अत्यधिक आधुनिक कर्नाटक पर शासन किया। होयसल की राजधानी शुरू में बेलूर थी, बेलूर कर्नाटक। इसके बाद इसने हलेबीडु में स्थानांतरित कर ली। फिर गढ़वाल वंश, ये गढ़वाल वंश कहाँ के हैं। 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के गंगा के मैदानों पर। फिर काकतीय राजवंश या दक्षिण भारत का राजवंश है। 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच अधिकांश पूर्वी दक्कन क्षेत्र पर शासन किए, जिसने वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और पूर्वी कर्नाटक, दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल हैं। फिर यादव राजवंश है। देवगिरी के यादवों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच प्रारंभ तक महाराष्ट्र के आधुनिक शहर औरंगाबाद के आसपास, मतलब ये 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच रहा है, ठीक है, आसपास मध्य भारत में एक राज्य पर शासन किया, कोई भी नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देवी चंद्रगुप्तम बिल्हड़, हम्मीर महाकाव्य, नैचन सूरी, मिलिंद पन्ह नागार्जुन और नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी। देखते हैं कितने सही हैं हमारे आंसर है। केवल 2। अब कौन कौन सा सही देखते हैं। देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त की लिखी हुई है, बिल्हड़ का नहीं है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम ये चंद्रगुप्त की स्टोरी है। चंद्रगुप्त और वैदिश चंद्रगुप्त की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करता है, जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई की पत्नी शक शासक से बचाया था। अपने बड़े भाई की पत्नी यानी रामगुप्त की वाइफ को ये शकों से बचाता है और रामगुप्त को मार डालता है। सब कहते हैं वो गलत किया, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही किया। जो शासक अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता उसको कोई शासक मानेगा। फिर हम्मीर महाकाव्य नैचन सूरी ने ही लिखा है, ठीक है। हम्मीर महाकाव्य नैचन सूरी ने लिखा है। अब क्या है इसमें, 15वीं शताब्दी का भारतीय महाकाव्य है। यह 13वीं सदी के चाहमान राजा हम्मीर की पौराणिक जीवनी है। इसमें चाहमान वंश के शासकों के बारे में बताया गया है। युग्म 2 सही है। मिलिंद पन्ह ये तो नागार्जुन ही लिखे हैं, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन। इसमें क्या है, ये दोनों जब संवाद कर रहे होते हैं तो उसकी रचना की गई, नागार्जुन द्वारा लिखी गई थी मिलिंद पन्ह। मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्ह का मतलब नीति वाक्यामृत। नीति वाक्यामृत नैतिकता, राजनीति और सामाजिक मानदंडों की कृति है, जो संस्कृत में लिखी हुई गई है। यह एक प्रसिद्ध जैन भिक्षु और विद्वान सोमदेव सूरी द्वारा लिखी गई है। अतः कथन 4 सही है। तो गलत कितने हुए, मिलिंद पन्ह 3 सही है इसमें। सोमदेव सूरी 3 सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के लिए एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा। तो अब देखते हैं हम बौद्ध परंपरा में क्या होता है। बौद्ध परंपरा में क्या होता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो खुद कहते थे कि अब मूर्तियों में भगवान को मत देखो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बौद्ध परंपरा कभी भी शिलाओं में भगवान को मानेगी। हालांकि बाद में अपनी सहूलियत के लिए उनकी ही मूर्ति बनाकर उसको पूजा गया, ठीक है। अब जैन परंपरा, तो इतिहास गवाह है कि जैन में पहली ऐसी मतलब मूर्ति पूजा की संकल्पना आई थी। इन्होंने शिलाओं में भगवान को देखा था, यहीं से मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये शिलाओं में भगवान इन्होंने देखा। अब शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा में मूर्ति पूजा उतने फेमस नहीं रहे हैं। हालांकि अभी वर्तमान काल में सभी धर्मों में मूर्ति पूजा को माना गया है, लेकिन मूलभूत रूप में कौन सा समाज ये मानता था कि आत्मा में केवल जंतु और पादप जीव की संपदा नहीं है, बल्कि सबकी संपदा है, शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं। तो ये ना मेनली जैन परंपरा के ही कॉन्सेप्ट है। मतलब आप अगर डीप में जाएंगे ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ कुछ चीज़ें हम कॉन्सेप्ट से भी पकड़ सकते हैं कि हाँ, जैन वो पहला धर्म था जिसने मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट किया है। तो यही होगा आंसर है हमारा बी। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। जैन परंपरा का एक प्रमुख सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। अगला है विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया बनवाई। तो ये देवराय प्रथम किया था विजयनगर साम्राज्य में।
ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया है। इस बांध के साथ ही उन्होंने राजधानी शहर तक पानी पहुंचाने के लिए एक लंबी नहर और कुलिया भी बनवाई। इन सभी निर्माणों की वजह से विजयनगर साम्राज्य की जल प्रबंधन प्रणाली बेहतर हुई और राजधानी शहर का विकास हुआ। देवराय ने 1406 से 1422 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। अब उसके शासनकाल के दौरान प्रशासनिक दक्षता और सैन्य सफलताओं के साथ साथ राजधानी शहर का विकास भी हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन गुजरात में इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? मध्यकालीन गुजरात, ठीक है, तो ये किया था बहादुर शाह। ये क्या करता है, जो दीव रहता है इसको पुर्तगालियों को दे देता है। बहादुर शाह 1526-1537 तक गुजरात के 22वें सुल्तान थे। वह एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने गुजरात सल्तनत को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तारित किया था। वह एक कुशल राजनयिक भी थे और हिंद महासागर में पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति के बावजूद उन्हें उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में सक्षम थे। 1531 में पुर्तगालियों ने अपने गवर्नर जनरल नुओं द कुन्हा के नेतृत्व में दीवनगर पर हमला किया, जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और गुजरात सल्तनत का गढ़ था। बहादुर शाह की सेना ने सफलतापूर्वक दीव की रचना की और पुर्तगाली हमले को विफल कर दिया। हालांकि 1535 में पुर्तगालियों ने दीव पर एक और हमला किया। इस बार उनके वायसराय मार्टिन अल्फोंसो डी सूसा की कमान के नेतृत्व में पुर्तगाली सेनाएं बेहतर सुसज्जित और अधिक दृढ़ थीं और बहादुर शाह की सेनाएं उनके हमले का सामना नहीं कर सकीं। फिर क्या हुआ, 1535 में बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसमें उन्हें मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनकी सहायता के बदले दीव का बंदरगाह शहर दिया गया। पुर्तगाली कई वर्षों से दीव पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और इस संधि ने उन्हें गुजरात तट पर स्थायी रूप से पैर जमाने का मौका दे दिया। 1537 में बहादुर शाह युद्ध में मारे गए और मुगलों के दबाव में गुजरात सल्तनत जल्द ही ढह गई। हालांकि पुर्तगालियों ने दीव पर नियंत्रण बरकरार रखा और 1961 तक यहाँ पुर्तगालियों का कब्जा बरकरार रहा। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल क्यों बनाएंगे। पहले तो अंग्रेज़ों का शासन सिर्फ बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में था। ठीक है, अब कलकत्ता यानी बंगाल। अब बंगाल के गवर्नर को जब सुपीरियर बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरे भारत में ही अंग्रेज़ों का शासन आ गया। 1807 में ट्रफलगार का युद्ध होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो ब्रिटिश रहते हैं उसको, ब्रिटिश व्यापारियों को पूरे ब्रिटेन में, पूरे यूरोप में, मतलब पूरे यूरोप में बैन कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश व्यापारी पूरे यूरोप में बैन हो गए तो कहाँ आएंगे, तो सबके सब भारत आ गए, सभी भारतीय कंपनियाँ। इसी बीच क्या हुआ कि जो भारत में व्यापार का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था वो भी ख़त्म कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। फिर अब देखा गया कि नहीं, एक सुपर बॉडी चाहिए जो कंट्रोल कर सके सबको। तो क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को सबसे ऊपर करके बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, सबसे ऊपर करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया अगले 20 वर्ष बाद की चार्टर एक्ट में, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट में। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाने वाले एक्ट का नाम 1833 का चार्टर एक्ट था। इस एक्ट को 28 अगस्त 1833 को शाही स्वीकृति मिली और इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा गया। इस एक्ट के बारे में कुछ और बातें। इस एक्ट में भारत में केंद्रीकरण की दिशा में आखिरी कदम उठाया गया। इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विधायी और कार्यकारी अधिकार मिले। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय बना दिया और इसकी सभी वाणिज्यिक गतिविधियों को भी खत्म कर दिया। इस एक्ट के तहत भारत का पहला कानून आयोग बनाया गया। लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष बनाए गए। लॉर्ड मैकाले कमीशन के द्वारा ही जो डॉक्यूमेंट रेडी हुआ था उसी के तहत CRPC, CPC और IPC चलते थे। ठीक है, इस एक्ट को भारत सरकार अधिनियम 1915 ने निरस्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1915। ये तो इस प्रकार हमारे 10 प्रश्न थे कुल। 2023 में UPSC CSC में आए थे प्री के क्वेश्चन, 10 प्रश्न थे। अब अगली बार हम 2024 के प्रश्न देखेंगे। तो अगर आप विद्यालय IAS में नए हैं तो फिर विद्यालय IAS को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।